So today we are going to discuss the another new session of first aid into which we will start from the cardiology यानी इसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। अब इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे कि आपका जो हार्ट है वो किस तरह बनता है। उसके बाद हम एनाटॉमी पढ़ेंगे कि सर मेरे हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का है, मेरे हार्ट की ब्लड सप्लाई किस तरह की, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई किस तरह की है, वीनस ब्लड सप्लाई किस तरह की है, न्यूरोवास्कुलर ब्लड सप्लाई किस तरह की, वो सारी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। फिर हम कहेंगे कि सर अब मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है तो मैं मेरा हार्ट काम किस तरह करता है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो हम फिजियोलॉजी के अंदर आपका हार्ट किस तरह फंक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है, कार्डिक आउटपुट क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है, वो सारी चीजें हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करने। ठीक है। फिर आप कहते हो सर एक पेशेंट हमारे पास, उस बंदे का हार्ट काम कर करके थक गया है, मतलब कि उसमें डिजीज हो गई है या उसके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो उसके हार्ट के अंदर नेक्रोसिस हो गई है। तो उस बंदे के अंदर कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती है, एंड दैट वी विल स्टडी द पैथोलॉजी। अब एक बंदे के अंदर एमआई हो गया है, एक बंदे के अंदर डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी हो गई है, एक बंदे का हार्ट फेलियर हो गया है, एक बंदे के अंदर पेरिकार्डाइटिस हो गया, कार्डिक टैम्पोनेड हो गया, वट एवर द डिजीज ऑफ द हार्ट। फिर उसका हमने नेक्स्ट क्या करना, उसका ट्रीटमेंट करना। तो वो फार्मा भी हम इसी सेट फार्मा तक हम यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है जी। तो बात स्टार्ट करते हैं कि सर मेरा जो हार्ट है वो बनता किस तरह है। क्योंकि हार्ट की स्थिति, अगर हमने किसी भी चीज को पढ़ना हो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चीज बनती कैसे। जब बनेगी तो बाद में आप देखोगे ना भाई उसका काम वो कैसे करती है, या वो हमारे पास उसमें पैथोलॉजी किस तरह हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एम्ब्रियो से कि हार्ट के जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं, डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, उनकी सिंथेसिस कहाँ से होती है। देखिए जी, हमारे पास जो आपका हार्ट है, इट्स द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन टू योर बॉडी। अगर एक बच्चा है, बच्चे के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की सिंथेसिस हो रही है, तो उसमें कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले बनता है, तो दैट इज योर ब्यूटीफुल हार्ट। सर ये जो ब्यूटीफुल हार्ट है, इट्स द फर्स्ट फंक्शनल फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन जिसकी आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, सिंथेसिस। सबसे पहले इसकी सिंथेसिस होती है, और जैसे इसकी सिंथेसिस होती है आफ्टर फ्यू डेज इट स्टार्ट टू वर्क। ये पंप करना शुरू कर देता है, क्योंकि हार्ट का मेन काम क्या है सर, इसका मेन काम है पंप करना। तो आपके आफ्टर 4 वीक आपका हार्ट वर्क करना शुरू कर देता है। तो हमें पहले ही एमसीक्यू यहाँ पर आता है कि आपकी बॉडी के अंदर पहला फंक्शनल ऑर्गन कौन सा बनता है, दैट इज योर ब्यूटीफुल हार्ट। इसकी सिंथेसिस होने के बाद हमारे पास एक्चुअली सर इसकी सिंथेसिस स्टार्ट कब हो रही है, तो बच्चे इसके लिए आपने याद रखना है 4th वीक। हमारा जो हार्ट है इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है 4th वीक के अंदर। ठीक है जी। अब सर इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होगी है, तो हमारे पास कौन से ऐसे फंडामेंटल्स लेयर्स हैं या फंडामेंटल्स मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे पूरी बॉडी की सिंथेसिस होती है। ठीक है जी। तो बच्चे एज यू नो एवरीवन, ये ऊपर वाले दो एमसीक्यू याद रखें, 4th वीक में आपके हार्ट की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, और 4th वीक के लास्ट के अंदर जाके ये पंप करना शुरू हो देता है, इट बिकम फंक्शनल। ठीक है। अब हमने कहा कि सर हमारे पास जितने भी ऑर्गन्स है, लेट्स सपोज किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, स्किन है, लीवर है, जीआईटी ट्रैक है, स्प्लीन है, जेनिटल ऑर्गन्स है, इन सब की सिंथेसिस एक्चुअली में कहां से स्टार्ट होती है। तो बच्चे इसके लिए आपने याद रखनी है 3 बेसिक लेयर्स। थ्री, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। 3 बेसिक लेयर्स, वो 3 बेसिक लेयर्स हैं कौन सी हैं सर, जिनसे हमारे पास बॉडी का हर ऑर्गन, बॉडी की हर चीज बन रही है। दीज आर दी एंडोडर्म, एंडोडर्म, as many students know that we study endoderm, mesoderm, ectoderm many times। तो ये बच्चे सबसे पहली बेसिक लेयर होती हैं जिससे आपकी बॉडी का हर ऑर्गन बनता है। तो एंडोडर्म होगी सर, मेसोडर्म होगी, एंड लास्ट वन इज योर एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। अब अगर इनकी सिंथेसिस की बात की जाए कि सर, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मैं इतनी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे टॉपिक से बात अलग हो जाएगी। ये जो एंडो लेयर है सर, इससे कौन कौन सी चीजें बनती है ये जरा थोड़ा सा बता रही हैं। तो एंडोडर्म से आपको याद रखना है सबसे पहले अंदर वाली, एंडो का मतलब है ना कि एंडो इंटरनल साइड। तो जैसा कि आपका जीआईटी ट्रैक ये एंडोडर्म से मोस्टली बनता है। जैसा कि आपके पास जितनी भी कैविटीज होती हैं, मोस्टली नॉट ऑल बट मोस्टली कैविटीज, प्लोरल कैविटी है, विजरल कैविटी है, ये कैविटीज की सिंथेसिस भी यहाँ से होती है। इसके अलावा जितनी लाइनिंग्स होती हैं, जितनी भी लाइनिंग्स होती है, जैसे भाई अगर मैं बात करूं रिस्पायरेटरी ट्रैक की जो इंटरनल लाइनिंग है, जो कि सीलिएटेड कोलमनर से बनी होती है, हमारे पास स्क्वेमस से बनी होती है, वो भी एंडोडर्म से स्टार्ट होती है। तो हमेशा याद रखना है एंडोडर्म से जो अंदर वाली चीजें हैं वो बनती होती है। जीआईटी ट्रैक हो गया, रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं डिफरेंट ट्रैक्स की। उसके बाद आती है योर मोस्ट ब्यूटीफुल लेयर, जिससे हमारे पास बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, दैट इज द मीजोडर्म। मीजोडर्म से भाई हमारे पास तकरीबन जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स है ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ से बनते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे कि हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक कुछ एंडोडर्म से बनता है, कुछ मीजोडर्म से बनता है। इसी तरह स्प्लीन का जो स्प्लीन है आपकी, वो भी मीजोडर्म से बनती है। तो इधर मैं कुछ का लिख देता हूँ कि स्केलेटन
स्केलेटन के अंदर आपने याद रखना है मसल्स, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज, उसके बाद आपका हार्ट, उसके बाद आपकी स्प्लीन। ठीक है जी। डोमिनेटली जो इन सब की सिंथेसिस होती है ना, वो आपके पास मेसोडर्म की होती है। मैं सबकी जिक्र नहीं कर रहा, मैं थोड़ी थोड़ी चलो आपको ना आइडिया हो जाए। फिर आती है आपकी एक्टोडर्म, सबसे आउटर लेयर। देखो ये एक्टो है, आउटर है, तो इसकी मतलब है कि ये हमारे पास एक्सटर्नल चीजें ही बनाएंगे, जैसा कि स्किन। स्किन की सिंथेसिस हमारे पास एक्टोडर्म से होती है। जैसा कि आपका जो न्यूरोलॉजिकल ऑर्गन्स है, आपका ब्रेन हो गया, न्यूरोलॉजिकल ऑर्गन जैसे कि आपका ब्रेन है, उसकी सिंथेसिस किससे होती है? आपकी एक्टोडर्म से होती है। ठीक है। तो इसके अलावा भी वजाइना का एक्सटर्नल पार्ट होता है, वो भी एक्टोडर्म से बनता है। जो मेल का जेनिटेलिया का पार्ट, जो एक्सटर्नल पार्ट है, वो एक्टोडर्म से बनता होता है। लेकिन जो सबसे मेन चीज आपने याद रखनी, दैट इज योर ब्यूटीफुल स्किन। कि स्किन किस लेयर से बनती है? वो एक्टोडर्म से होती है। कैसे बनती है? वी विल स्टडी इट इन द डर्मेटोलॉजी। अब आगे आते हैं कि सर आपने बात की है कि जो मेसोडर्म है ना, मेसोडर्म की सिंथेसिस हो रही है मेरे पास। मेसोडर्म सिंथेसिस करवाती है आपके हार्ट की। वो किस तरह करवाती है, वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे इंटरनल लेयर है एंडोडर्म। आफ्टर दैट देयर इज अ मेसोडर्म। ये मेसोडर्म में दरमियान वाली सबसे मेन जो है ना, वो मेसोडर्म है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स की सिंथेसिस करवा रही है। और सबसे आउटर कौन सी है सर? एक्टोडर्म। तो ये तीन लेयर्स होती हैं। आगे जब भी हम नेक्स्ट हम किडनी स्टार्ट करेंगे, उस किडनी की सिंथेसिस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर हम जीआईटी ट्रैक की करें, यहाँ से करेंगे, लंग्स की करेंगे, यहाँ से करेंगे, जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी सिंथेसिस हम इन्हीं तीन लेयर से करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो हार्ट एंड इसकी। देखिए जी, जो मेसोडर्म होती है, वैसे इसकी तीन टाइप्स होती हैं, पैराक्सियल होती है, लेटरल प्लेट्स होती हैं। तो ये दरमियान वाली ये है मेसोडर्म, जो मैंने रेड से ड्रॉ की हुई है। मेसोडर्म की ये जो लेटरल प्लेट है ना, जो सबसे आउटर वाली, इसके होते हैं तीन पोर्शन। ये जो इसकी लेटरल प्लेट है मेसोडर्म की, लेटरल प्लेट, ये लेटरल प्लेट हमारे पास बनाती है दो लेयर्स। उन दो लेयर्स को हम कहते हैं सोमैटिक लेयर एंड स्प्लैंक्निक लेयर। सोमैटिक लेयर। बोर नहीं होना मेरे भाई, ये हम एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी ट्राई होती है। लेकिन ये जो बेसिक है ना, अगर आप ये थोड़ी सी बेसिक आपको आइडिया हो जाए ना, तो आपके आगे वाले सिस्टम का मसला भी हल हो जाएगा। मैंने इसलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। सोमैटिक लेयर सर, स्प्लैंक्निक लेयर। स्प्लैंक्निक लेयर। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर एक्चुअली में जो मेरे पास हार्ट की सिंथेसिस होती है, वो मेसोडर्म की किस लेयर से होती है? दैट इज योर ब्यूटीफुल स्प्लैंक्निक लेयर। ये जो स्प्लैंक्निक लेयर है, ये आपके पास हार्ट की सिंथेसिस करवाती है। तो हमने क्या बात की है अभी तक सर? फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन टू माई बॉडी इज द ब्यूटीफुल हार्ट। कब काम करना शुरू करता है सर? हमारे पास फोर्थ वीक में ये काम करना शुरू कर देता है। इसको बहुत जल्दी है, क्योंकि इसका काम करना जरूरी है। अगर ये काम करेगा तो बच्चे के जो एम्ब्रियो के दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, उनको ब्लड मिलेगा, तो वो भी ग्रो करना शुरू कर देंगे। ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे, बॉडी ग्रो करेगी बच्चे की, इसलिए हार्ट का सबसे पहले बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर हमने कहा कि सर हमारे पास थ्री बेसिक लेयर्स होती हैं, जो क्या करती है? पूरी बॉडी के ऑर्गन्स की सिंथेसिस करवाती है। उसमें सबसे पहले एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। एंडोडर्म के अभी जनरली हमें याद करना है सर, इंटरनल लाइनिंग की सिंथेसिस। मेसोडर्म सर, ऑर्गन्स की सिंथेसिस। एक्टोडर्म सर, जो बाहर स्किन है, जो मेरे पास ब्रेन है, इसकी सिंथेसिस एक्टोडर्म करती होती है। ठीक है। फिर हमने कहा कि सर थोड़ा सा स्पेसिफिक होती है कि जो मेसोडर्म की ऐसी कौन सी लेयर है जो आपके पास हार्ट की सिंथेसिस करवाती है। मैंने कहा सर मेसोडर्म के होते हैं हमारे पास वैसे तीन पार्ट्स होते हैं। एक पैराक्सियल मेसोडर्म होती है, एक हमारे पास है लेटरल प्लेट। अब ये जो लेटरल प्लेट होती है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। एक होती है सोमैटिक, एक होती है हमारे पास स्प्लैंक्निक। तो जो स्प्लैंक्निक लेयर है, एक्चुअली में ये आपके हार्ट की सिंथेसिस करवाती है। मैं यहाँ पर फिर लिख देता हूँ, ब्यूटीफुल स्प्लैंक्निक लेयर स्टार्टेड द फॉर्मेशन ऑफ योर ब्यूटीफुल हार्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ बेसिक एम्ब्रियोलॉजी कवर हो जाती है, जो हर किसी को, मतलब हर सिस्टम के अंदर यही बातें दोबारा दोबारा पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि सर जो हार्ट है ना, हार्ट के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है जी। तो आपको पता है, जैसे कि हमने ऊपर भी ब्यूटीफुल हार्ट ड्रा किया, हार्ट के अंदर क्या क्या है बच्चों, पहले ये देख लो। सर यहाँ पर एट्रियम्स हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सर उसके बाद हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्स हैं। जैसे आउटफ्लो ट्रैक का क्या मतलब होता है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर लेके जाती हैं, हम उसको कहते हैं अयोटा। जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड बाहर लेके जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं सर? पल्मोनरी ट्रंक। उसके बाद सर जो हमारे हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, जैसे सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, वो कहाँ पर ड्रेन करती है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और जो पल्मोनरी वेन से वो कहाँ पर ड्रेन करती है? वो लेफ्ट एट्रियम में। तो इसके अलावा हमारे पास सर जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, हमें इनको सेपरेट भी करना होता है। तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को कौन सेपरेट करता है सर? इनके दरमियान में एक वॉल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। यहाँ पर क्या होती है? दोनों के दरमियान में वॉल होती है, जो इन दोनों को सेपरेट करती है। इसके अलावा सर जो हमारे पास वेंट्रिकल्स है, इनके दरमियान में भी एक वॉल है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो क्या करती है? मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों को क्या करती है? डिवाइड करती है। तो
इसके अलावा कुछ हमारे पास वॉल्स होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ द हार्ट को रोकते हैं, जैसा कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में कौन सा वॉल है सर? मिट्रल वॉल। इसके अलावा जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में वो आपके पास कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल है। इसके अलावा यहाँ पर एयोर्टिक वॉल है, यहाँ पर ट्राइक पल्मोनरी वॉल, ठीक है जी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हार्ट के, जो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हमने हार्ट की सिंथेसिस को, तो हमने इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की सिंथेसिस को देखना है। तो सबसे पहले जैसे हमने ऊपर बात की ना कि सर स्प्लैंक्निक लेयर है, तो जो स्प्लैंक्निक लेयर है बच्चे, वो आपने फ्लो नहीं तोड़ना। बात कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो आपने बिल्कुल फ्लो साथ रखना है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, सर हमारे पास लेटरल प्लेट से सोमैटिक एंटीक्लिनिक, अब स्प्लैंक्निक से आगे वाला काम शुरू होने लगा है। बच्चों, सबसे पहले हमारे पास बनती है हार्ट ट्यूब। क्या होता है सर? सबसे पहले हमारे पास एक ब्यूटीफुल हार्ट ट्यूब बनती है, जो कि मेरे से तो ब्यूटीफुल ट्रा नहीं हो रही, बट ब्यूटीफुल। ये जो आपके सामने बाई बनी हुई है, इसको हम कहते हैं क्या सर? ब्यूटीफुल हार्ट ट्यूब। हार्ट ट्यूब। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि सर ये हार्ट ट्यूब कुछ ना कुछ हार्ट जैसी लग रही है, इसका मतलब कि ये हार्ट बनाएगी। ऊपर वाली लेयर हमारे हार्ट जैसी लगी नहीं रही थी। बच्चों, ये जो हार्ट ट्यूब है ना, इस हार्ट ट्यूब के क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। हार्ट ट्यूब के कंपोनेंट्स और होते हैं, जब वो उनकी ग्रोथ होती है तो फिर हार्ट की आगे जाके सिंथेसिस करवाते हैं। इसमें सबसे जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं बल्बस कॉर्डेस। बल्बस कॉर्डेस, ठीक है जी। अब बल्बस कोडेस के भी ना तीन पार्ट्स होते हैं, मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर किसी ने लिखने हैं तो लिख सकते हैं। ट्रंकस हैट्रियोसिस, उसके बाद होता है कॉन्स, उसके बाद होता है प्रॉक्सिमल। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द बल्बस कॉर्डेस। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे सर व्हाई वी आर सो मैसी अबाउट द बल्बस कॉर्डेस, क्योंकि बल्बस कॉर्डेस बच्चे आपके आउटफ्लो ट्रैक्स बनाता है। जो अयोटा होता है, जो पल्मोनरी आर्ट ट्रंक होती है, उनकी सिंथेसिस बल्बस कॉर्डेस होगी, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। इसके अलावा नीचे आपको क्या नजर आ रही है? प्रीमिटिव वेंट्रिकल, दैट इज द प्रीमिटिव वेंट्रिकल। अब आप कहेंगे ओ सर यस, अब हमें लग रहा है कि कुछ हार्ट से मिलता जुलती चीज की आपने बात की है। तो प्रीमिटिव वेंट्रिकल की सिंथेसिस होती है तीसरे नंबर। चौथे नंबर पर है प्रीमिटिव एट्रिया। देखो जहां पर वर्ड हम यूज करते हैं ना, प्रीमिटिव एट्रिया, इसका मतलब है कि सर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आगे जाके क्या बनाना होता है? एट्रिया बनाता है। ठीक है, तो ऐसे कह लो प्रीकर्सर ऑफ एट्रिया, दैट इज अ प्रीमिटिव एट्रिया एंड प्रीमिटिव वेंट्रिकल। तो bulbous cortex, primitive ventricle, primitive atria, and the last one is the sinus venosus. Sinus venosus। तो देखो बच्चे ना कार्डियो की एम्बुलेंस से बहुत ज्यादा भागते हैं, तो इंशाल्लाह आज आपको कार्डियो की एम्बुलेंस से लव ना हो जाए तो फिर मुझे कहिएगा। सिंपल से हमने बात याद रखनी है सर, हार्ट ट्यूब है, चार स्ट्रक्चर्स हैं, बल्बस कोर्डेस है, प्रीमिटिव वेंट्रिकल है, प्रीमिटिव एट्रिया है, एंड साइनस विनोसिस है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जब ये हार्ट ट्यूब बन जाती है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ना एक प्रोसीजर होता है या एक मैकेनिज्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द कार्डिक लूपिंग। दैट इज कॉल्ड द कार्डिक लूपिंग। अब देखो बच्चे, कार्डिक लूपिंग क्या करेगा? ये कार्डिक लूपिंग में ऐसा होगा कि हम यार, ये हमारा हार्ट ट्यूब तो नहीं है, हमारा हार्ट तो सर एक सर्कुलर मस्कुलर ऑर्गन है। तो इस ट्यूब को हम कोशिश करते हैं कि इसको ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके हार्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो हार्ट आपकी नेचर बनाती है, जिस मैकेनिज्म से बनाती है, उसको हम कहते हैं कार्डिक लूपिंग। अब कार्डिक लूपिंग में क्या होगा बच्चे? लूप बनेगा। लूप कैसे? देखना, थोड़ी सी बात जरा समझना। यहाँ से ना खिंचाई होगी नीचे की तरफ, जो आपके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ना, ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, एंड दे स्टार्टेड टू पुल द प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड। तो ये इसको यहाँ से इस तरफ इसकी खिंचाई होना शुरू हो जाएगी, और जो आपका प्रिमिटिव एरिया है, इसकी खिंचाई यहाँ पर होगी। अभी थोड़ी सी मतलब कि कॉमन सेंस की भी बात है कि वेंट्रिकल तो ऊपर नहीं होते, बच्चों ने यहाँ पर सोचा भी होगा यार वेंट्रिकल तो नीचे होता है, एट्रिया ऊपर होता है, तो शायद सर गलती कर गए हैं यहाँ पर। बच्चे गलती यहाँ पर नहीं हुई। एग्जैक्टली जो हार्ट ट्यूब होती है उसमें सबसे पहले ऊपर प्रीमिटिव वेंट्रिकल बनता है, फिर प्रीमिटिव एट्रिया बनता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कार्डिक लूपिंग होगी। कार्डिक लूपिंग के बाद आपका देखो, अब एट्रिया कहाँ पर जाएगा? ऊपर की साइड की तरफ। जो वेंट्रिकल होगा ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, तो आगे कार्डिक लूपिंग के बाद हम देखते हैं सर क्या होता है। यहाँ पर कार्डिक लूपिंग को हम ड्रा कर लेते हैं। ये आपके वही आउटफ्लो ट्रैक जो बल्बस कॉर्डेस ने बनाए थे। हमारा प्रीमिटिव एरिया ऊपर चले जाएगा, तो प्रीमिटिव एरिया को हम ऊपर ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरह करके। हम्म, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ चला गया, ये क्या सर? ये प्रीमिटिव एट्रिया है। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा सा कंपनसेट कर ली मेरे साथ। प्रीमिटिव एट्रिया ऊपर की तरफ चले गए, प्रीमिटिव वेंट्रिकल नीचे की तरफ आ गए। और सर आपने तो साइनस विनोसिस नहीं ड्रा किया, चलो भाई कर देते हैं यहाँ पर। ये है साइनस विनोसिस। ये क्या था? बल्बस कॉर्डेस। ठीक है जी। ये सर हो गया कार्डिक लूपिंग।
अब कार्डिक ग्रुपिंग तक तो मामला ठीक थे हमारे पास, यहाँ पे कार्डिक ग्रुपिंग होगी। अब आप कहोगे हाँ सर, अब कुछ ही ना कुछ ये किसी हद तक हार्ट लग रहा है, लेकिन स्टिल ये कंप्लीट हार्ट नहीं है। क्योंकि सर प्रिमिटिव जो एट्रियम है, प्रिमिटिव एट्रिया तो हमारे पास सेपरेट होते हैं, लेकिन आपने एक ही एट्रिया ड्रा किया, इनके दरमियान में कोई वॉल ही नहीं ड्रा की, ना ही आपने प्रिमिटिव वेंट्रिकल के दरमियान में कोई वॉल ड्रा की है। So let's come towards the how there is the development of the septum actually occur between the atria। तो हम एट्रिया के दरमियान में ये जो यहाँ पर वॉल क्रिएट होती है ना, जिससे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम बनता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने ऊपर ये ब्यूटीफुल सी डायग्राम ड्रॉ की हुई है। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि सर एट्रिया के दरमियान में जरा जल्दी जल्दी ना एक सेप्टम को क्रिएट कर दें ताकि हमारा मसला हल हो जाए। तो हम आते हैं इसके सेप्टम की तरफ। देखो बच्चे, इसका सेप्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वाई इट्स इंपॉर्टेंट, जो चीज पैथोलॉजी के साथ रिलेट होती है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब इस वॉल को अभी हमने काफी डिटेल में डिस्कस करना है, ये इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इससे रिलेटेड पैथोलॉजी है, एटीएल सेप्टल डिफेक्ट है, पेटेंट फोरामेन ओवेल है, दो डिजीजेज हैं इससे रिलेटेड। इसलिए हम इसके सेप्टम को यहाँ पे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे ये इस एरिया को उठा के मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ। ये जो एरिया है ना, ये आपका टोटल एरिया है। अब इस एरिया के दरमियान में क्या करना, हमने वॉल क्रिएट करनी है। और मैं यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि ये जो मैं ब्लैक सा ड्रा कर रहा हूँ ना, काइंडली इसका नाम ना भूलिएगा। यूएसएमएल स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज एनआर स्टूडेंट्स नेवर फॉरगेट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड द एंडोकार्डियल क्वेश्चन। क्या कहलाता है सर? एंडोकार्डियल क्वेश्चन। ये जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लो कि यार ये ना जिसने आपकी पूरी बिल्डिंग को बनाया। आपने अक्सर मैरिज जो हॉल होते हैं वहां पे दरमियान में पिलर्स लगे होते हैं, जिसने पूरी बिल्डिंग को क्या किया होता है, बिल्ड किया होता है। तो ये जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है ना, आपके पूरे हार्ट की सिंथेसिस को या पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर को इस बेचारे ने उठाया होता है। अगर किसी को सेप्टा की फॉर्मेशन चाहिए, एंडोकार्डियल क्वेश्चन या सेप्टा बना इट स्टार्टेड टू ग्रो सेप्टम बिटवीन एट्रियम्स। तो हमने क्या बात की, अभी तक हमने हार्ट ट्यूब बनाई है। हार्ट ट्यूब के चार पोर्शन होते हैं, बल्बस कॉर्डस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रिया एंड साइनस विनोसिस। फिर हमने कहा कि सर ये तो थोड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो हमारा हार्ट होता है वो ट्यूब लाइक तो नहीं होता। तो हमने कहा कि नेचर ने आपके लिए ब्यूटीफुल प्रोसीजर रखा है, दैट इज अ कार्डियल लूपिंग। कि हमारे पास लूप बनता है, जो ऊपर से प्रिमिटिव वेंट्रिकल होता है वो नीचे की तरफ खींचा जाता है, ये ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से। और जो हमारे पास प्रिमिटिव एरिया होता है, ये क्या करते हैं, ये राइट टू लेफ्ट मूवमेंट है, और आपके पास लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से एट द एंड हमारे पास कुछ इस तरह का मस्कुलर ऑर्गन और कुछ हार्ट जैसी चीजें बनना शुरू हो जाती है। बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मिस इन दिस हार्ट। क्या आपको यहाँ पर कोई वाल्व नजर आ रहा है? नहीं सर। क्या आपको एट्रिया और वेंट्रिकल्स में सेप्टम नजर आ रहा है? नहीं सर। तो हम उसी सेप्टम को भी यहाँ पर ड्रॉ करने लगे। सबसे पहले बच्चे, मैंने कहा था कि आपने एंडोकार्डियल क्वेश्चन याद रखना है। ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके हार्ट की फॉर्मेशन के अंदर। क्यों? बच्चे, जो आपके पास डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होता है ना, डाउन सिंड्रोम का पेशेंट, उस डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर एंडोकार्डियल क्वेश्चन नहीं बनता, या अगर बनता भी तो डिफेक्टिव होता है। तो अगर डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्टिव होगा, इसका मतलब है कि जो वो जो चीजें एंडोकार्डियल क्वेश्चन बनाएगा वो भी अफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो ये एक क्लिनिकल पॉइंट यहाँ पर आपने याद रखना है। और अभी यहाँ पर हमारे पास यूएसएमएल वाले स्टूडेंट्स बैठे हुए इस क्लास के अंदर, उनको पता है कि परसों वाली क्लास के अंदर हमने ये एमसीक्यू सॉल्व किया है यूवर्ड के अंदर। उन्होंने पूछा था एएसडी वीएसडी, जी अदनान, अदनान अगर यहाँ पर है तो वो हमें रिप्लाई करे कि एएसडी और वीएसडी वाले पेशेंट था हमारे पास डाउन सिंड्रोम वाला, तो उस पेशेंट के अंदर उन्होंने डायग्नोस पूछा था ना, तो उसका हमने डाउन सिंड्रोम लगाया था। तो ये चीज हमें यहाँ पर याद है। आगे बच्चे सेटअप देखो जी, अगर आप इसके दरमियान में बॉल बनानी है तो उसके लिए आपको यहाँ से भी ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी, और आपको यहाँ से भी दीवार बनानी पड़ेगी। अगर आप एट्रिया के दरमियान में वॉल्स बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी आपको वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, एंड यहाँ से भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब जो सबसे पहले सिंथेसिस स्टार्ट होती है ना बच्चे, उसको हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम। जो सबसे पहला मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहा है, आपको नजर आ रही है करो, इसको हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम। और ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं, इसको भी हम सेप्टम प्राइमम कहेंगे। वर्ड के ऊपर आप गौर करो, सेप्टम मतलब वॉल, प्राइमम जो पहले बन रहा है, सिंपल सी बात। तो इसका सबसे पहले हमारे पास सेप्टम प्राइमम बनता होता है। अगर आप देखो ऊपर ब्यूटीफुल डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ की हुई है, तो ये मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम। ये आपको नीचे से भी नजर आ रहा है, इसको भी हम सेप्टम, ये देख लो यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले जो आपके पास वॉल जिसकी इनिशिएशन होनी है वो सेप्टम प्राइमम से होती है। अब सेप्टम प्राइमम के अलावा आप देखो कि सर ये कंप्लीट फॉर्मेशन तो नहीं हुई, ये कंप्लीट वॉल तो नहीं बनी, ये तो इतना बड़ा यहाँ पर होल बना हुआ है। तो बच्चे, ये जो सबसे पहले होल बनता है ना, इसको हम कहते हैं ओस्टियम प्राइमम भी इसको कहा जाता है, या इसको फोरामेन प्राइमम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है सर? इसको हम ओस्टियम प्राइमम भी कहते हैं और इसको हम फोरामेन प्राइमम भी कहते हैं। जो आपकी ओल्ड वर्जन की बुक थी उन्होंने इस वर्ड को फोरामेन लिखा है।
फोरामेन का मतलब होता है होल। तो जब सेप्टम प्राइमम बनेगा तो मेरे सर पास ओस्टियम प्राइमम बनेगा या फोरामेन प्राइमम बनेगा जी। सर सेप्टम प्राइमम तो एंडोकार्डियल कुशन वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे नहीं बनता? मेरे भाई ये दोनों साइडों से बनता है। यहाँ पर आप देखो नंबर वन डायग्राम को देखो, ये ऊपर से आपके पास जो इंटरएटियल सेप्टम का जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। जी जी। उसके अलावा जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है ये भी यहाँ से इसकी नीचे से फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। अब जब सेप्टम प्राइमम ऊपर भी है जैसे मैंने यहाँ पर ट्रा किया और सेप्टम प्राइमम नीचे भी है, तो दरमियान में जो होल होता है इसको हम कहते हैं फोरामेन सेप्टम प्राइमम, फोरामेन प्राइमम। कि जो सबसे पहले आपके पास होल बनता है उसको हम फोरामेन, या यहाँ पर इस बुक ने इसको वर्ड चेंज कर लिया ओस्टियम। ओस्टियम एंड फोरामेन आर सेम थिंग, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेप्टम प्राइमम हो गया। अब बात है कि सर ये कंप्लीट हमारे पास वॉल तो नहीं बनी, ये आपके पास कंप्लीट वॉल तो नहीं बनी। तो उसके बाद आपके पास फिर आता है ओस्टियम प्राइमम। ये देखें सेप्टम बन गया, प्राइमम ये उधर भी डेवलपमेंट, ये भी सेप्टम स्कैंडम को हम करते हैं, सेप्टम प्राइमम को पहले हम कंप्लीट कर ले। ऊपर से आ गया यहाँ पर डायग्राम का, ये ले, ये आ गया, ये ये भी सेप्टम प्राइमम, ये भी सेप्टम प्राइमम, और होल कौन सा है जी, फोरामेन प्राइमम। लेकिन ये कंप्लीट हमारे पास फॉर्मेशन इसकी नहीं हुई, तो उसके लिए फिर हमें क्या जरूरत पड़ती है सर, हमें एक और वॉल, एक और मालिक्यूल की जरूरत पड़ती है, जिसकी ग्रोथ क्या होती है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होती है। ये यहाँ से स्टार्ट, रेड हो जा। अब ये ऊपर वाला जो सेप्टम प्राइमम है ना, ये आपके पास फ्यूज इसके साथ हो जाता है, यहाँ पर इसके साथ। तो ये जो सेकंड मालिक्यूल है ना, इसको हम कहते हैं सेप्टम सेकंडम। क्या कहा जाता है इसको सर, सेप्टम सेकंडम। और सेप्टम सेकंडम के साथ जो हमारे पास यहाँ पर होल थोड़ा सा क्रिएट हो गया ना, ये देख लो, ये थोड़ा सा होल बाकी रह गया है सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकंडम के दरमियान में। कहां पर सर, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकंडम में जो ये स्पेस रह गई है, इसको फिर आप ये स्टिल भी ये होल है ना, इसको आप कहोगे फोरामेन सेकंडम। क्या कहा जाता है सर इसको, फोरामेन सेकंडम। अब इसको सारे को रेस करके हम डायग्राम से आपको एक दफा समझा देते हैं। हाँ जी, आज सबसे पहले क्या बनेगा, सेप्टम प्राइमम। ये ऊपर से सेप्टम प्राइमम स्टार्ट हो गया, जोरेस गौर करना है आपने। सबसे पहले सेप्टम प्राइमम ऊपर से स्टार्ट होता है। तो ये जो इसका इतना बड़ा होल बना हुआ है, इसको हम कहते हैं फोरामेन प्राइमम। क्या कहा जाता है सर इसको, फोरामेन प्राइमम। उसके बाद यहां से नीचे से भी आपके पास ये जो सेप्टम है ना, ये बनना स्टार्ट हो जाता है। स्टिल हम इसको क्या कह रहे हैं, सेप्टम प्राइमम कहना है। अक्सर स्टूडेंट है यहाँ पर गलती करते हैं, ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है ना उसको समझते हैं सेप्टम प्राइमम, तो ये जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बन रहा है ना, वो समझते हैं कि ये सेप्टम सेकंडम है कहीं पर। नहीं बच्चे, सेप्टम प्राइमम ऊपर से भी बनता है, सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल क्वेश्चन से भी बनता है। जो आपके पास पहले जब नीचे से नहीं ना बना होता उसको हम कहते हैं ओस्टियम प्राइमम या फोरामेन, उसको प्राइमम कहा जाता है। लेकिन जब नीचे से भी बनना शुरू हो जाता है और फिर ये जो होल क्रिएट हो रहा है ना, इसको सेप्टम सेकंडम कहना है आपने। क्या कहना है इसको, सॉरी, ओस्टियम स्कैंडम या फोरामेन स्कैंडम। लेकिन ये सर हमारे पास कंप्लीट इसकी फॉर्मेशन तो नहीं हुई, तो उसके लिए फिर आपको जरूरत पड़ती है एक और सेप्टम की, जिसको हम सेप्टम सेकंडम कहेंगे। नीचे से सेप्टम प्राइमम, अब जो जुरेज आप बात कर रहे हो, अब नीचे से सेप्टम प्राइमम, ऊपर से सेप्टम सेकंडम, ये दोनों के दरमियान में जो होल क्रिएट होगा वो होता है फोरामेन ओवेल, जिसका आपने पता नहीं कितनी दफा नाम सुना होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समअप करूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, तो ये आप देखो सिंप्लीफिकेशन, ये सेप्टम प्राइमम, ये सेप्टम प्राइमम, ठीक है। और ये हमारे पास दरमियान में होल क्या है सर, फोरामेन प्राइमम, फोरामेन प्राइमम। उसके बाद सर चूंकि इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन हुई, तो यहां से हमारे पास सेप्टम सेकंडम बनना शुरू हो जाता है, सेप्टम सेकंडम। अब ऊपर वाला डॉक्टर साहब क्या है, सेप्टम सेकंडम। नीचे वाला क्या है, सेप्टम प्राइमम, सेप्टम सेकंडम। ये है हमारे पास सेप्टम प्राइमम। सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकंडम के दरमियान में, मैं फिर कह रहा हूं यहाँ पर, चल मैं लिख देता हूँ, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम के दरमियान में, सेकेंडम के दरमियान के अंदर जो होल क्रिएट होता है, इसको फिर हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, जिसका आपने काफी दफा नाम सुना होगा। तो सेप्टम प्राइमम और सेकेंडम के दरमियान वाले को आपने फोरामेन ओवेल कहना है। लेकिन आप कहोगे सर इसकी कंप्लीट क्लोजन तो अभी भी नहीं हुई। बच्चे ये जो कंप्लीट क्लोज होता है ना, जब बच्चे की बर्थ हो जाती है ना, उसके बाद ये कंप्लीट क्लोज होता है। ये कब कंप्लीट होता है, जब बच्चे की बर्थ हो जाती है ना, जब आपको पता है पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है, ऑक्सीजनेशन होती है आपके लंग्स के अंदर, बच्चा कराया करता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, पल्मोनरी वेन्स डायलेट हो जाती है, वहां पर ऑक्सीजनेशन होना शुरू हो जाती है, हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड ज्यादा जाना शुरू हो जाता है, तो हार्ट की तरफ भी ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए ज्यादा आता है। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, इधर ज्यादा ब्लड आता है, ये ब्लड क्या करता है, इसको पुश करता है सेप्टम प्राइमम को, और इन दोनों को आपस में मिला के इसको क्लोज कर देता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर आपके पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक लास्ट चीज रहती थी इसमें एट्रिया के दरमियान में, वो थी हमारे पास ये दरमियान वाली होल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। ये इंटर एट्रियल सेप्टम ने क्या किया, अब आप कह सकते हो लेफ्ट एट्रियम
राइट एट्रियम। अब बन गया हमारे पास सेप्टम प्राइमम। सेप्टम प्राइमम नीचे से, दरमियान में जो होल है फोरामेन। होल के लिए फोरामेन का वर्ड यूज करते हैं या ओस्टियम का वर्ड यूज करें, इसमें से आपने एक यूज कर लेना, दोनों कंफ्यूज करेंगे। सेप्टम प्राइमम, सेप्टम नीचे से प्राइमम गया, दरमियान में हमारे पास फोरामेन प्राइमम है। फिर जब सर हमारे पास सेप्टम सेकेंडम बनता है, ये वाला रेड वाला, तो ऊपर से सेप्टम सेकेंडम, नीचे से सेप्टम प्राइमम, और सेप्टम प्राइमम और सेकेंडम के दरमियान में जो फोरामेन होता है उसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। बिल्कुल छोटा सा सुराख होता है ये, बिल्कुल छोटा सा ये सुराख होता है फोरामेन ओवेल। लेकिन जैसे बच्चे की बर्थ होती है, मैंने कहा लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा ब्लड आता है, वो इसको पुश करता है, दोनों को आपस में क्या कर देता है, फ्यूज कर देता है, ये क्लोज हो जाता है। ऑक्सीजनेटिव ब्लड एक साइड की तरफ, डीऑक्सीजनेटिव ब्लड एक साइड की तरफ। लेकिन ट्विस्ट यहां पर आता है, ट्विस्ट यहां पर आता है कि सर अगर ये क्लोज ना हो, फोरामेन ओवेल अगर क्लोज ना हो तो क्या हो सकता है। सर अगर ये क्लोज ना हो तो आपके राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा सकता है, राइट एटीएम से लेफ्ट एटीएम में ब्लड जा सकता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जा सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा सर, हमारे पास पेशेंट को साइनोसिस होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये माइल्ड साइनोसिस होती है, इतनी सीवियर नहीं होती, बट स्टिल साइनोसिस हो सकती है। तो ये चीज आपने क्या रखनी, यहाँ पर याद रखनी है। अब इससे मिलती जुलती हम एक डिजीज को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें, एक तो हमारे पास था डाउन सिंड्रोम, अब हमारे पास है पेटेंट फोरामेन ओवेल। पेटेंट का बच्चे वर्ड हम यूज करते हैं एबनॉर्मेलिटी के लिए। लेट्स सपोज एक पेशेंट है, उस पेशेंट का ये जो फोरामेन ओवेल है ना, कहाँ पे, ये देखो, ये जो फोरामेन ओवेल है ना सर, ये क्लोज नहीं हुआ। काफी सारे इसकी रीजंस होते हैं, ग्रोथ फैक्टर नहीं रिलीज हो रहे होते कुछ लोगों के, या लेफ्ट एट्रियम में इतना प्रेशर क्रिएट नहीं होता कि वो सेप्टम को क्लोज कर सके। तो उसमें फिर आपको क्या नजर आता है, पेटेंट। पेटेंट का मतलब है एबनॉर्मल, पेटेंट फोरामेन ओवेल। जिस बंदे के अंदर फोरामेन क्लोज ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवेल। तो सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है सर, सबसे पहले हो सकता है कि राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, डी ऑक्सीजनेटिव ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्सअप होगा, ठीक है, तो हमारे पास सेचुरेशन ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पेश बॉडी को कम मिलेगा। राइट टू लेफ्ट शंट मैडम, दैट इज कॉल्ड द राइट टू लेफ्ट शंट, नॉट लेफ्ट टू राइट शंट। ओ सॉरी, लेफ्ट टू राइट शंट, सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सॉरी सॉरी। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा होता है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा होता है, राइट एट्रियम में प्रेशर कम होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाता है, ठीक है जी। तो ये अच्छा पॉइंट है। आगे आते हैं कि सर एक मेरे पास पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर क्या है, डीवीटी। आपने जरा बात समझनी है, बट आपको क्लिनिकल पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कि सर एक पेशेंट है, उस पेशेंट को है डीवीटी। अब डीवीटी वाले पेशेंट को आपने दिया हेपरिन या वारफरिन या एनोक्साप्रिन, एंटी कोई भी आपने एंटी कोगुलेंट दिए, जिसकी वजह से डीवीटी से जो थ्रोम्बस बना था वो टूटेगा, और वो क्या बनाएगा, एम्बोलाई। वहां से एम्बोलाई आई। अब डीवीटी से जो डीप वेन्स हैं, आपको पता है वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है, इंफीरियर वेना केवा के आपके राइट एटीएम के, इस राइट एटीएम के अंदर ब्लड आएगा। अब जो आपकी डीप वेन से ब्लड ऊपर राइट एट्रियम में आ रहा है, मैंने कहा डीवीटी से एम्बोलस टूटा है, तो वो उसी ब्लड के अंदर आ रहा है ऊपर, ये एम्बोलाई आपके राइट एट्रियम में आता है ऊपर। अब अगर इस पेशेंट को फोरामेन ओवेल है, तो ये जो छोटा सा एम्बोलाई होता है ना बच्चे, ये एम्बोलाई राइट से लेफ्ट की तरफ चला जाता है। कहां पर एम्बोलाई चला जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाता है, अयोटिक आर्च के अंदर। अयोटिक आर्च से ब्लड कहां पर जाता है सर, हमारे पास अयोटिक आर्च की डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ब्रैकियोस्फेलिक है, सब क्लेवियन है, कॉमन कैरोटिड है। तो अगर ये एम्बोलाई कॉमन कैरोटिड आर्टरी के अंदर आ जाए, तो ये कहां पर जाएगा सर, ब्रेन के अंदर। क्योंकि कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे ब्रांचेस देगी हमारे पास, एक्सटर्नल इंटरनल, और वो सारी आगे जाके मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और वो जो सेरिब्रल आर्टरीज हैं उनके अंदर एम्बोलाई जब जाके इस तरह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो आपकी ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, एंड इट कैन काज अ स्कीमिक स्ट्रोक। इट कैन काज द स्कीमिक स्ट्रोक, एंड दैट इज आल्सो द एमसीक्यूज ऑफ योर यूवर्ट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि आप देखो अभी भी जाओगे ना, जो बच्चे अभी हाउस ऑफ करें उनको पता होगा डीवीटी के कितने पेशेंट्स हैं। तो अगर डीवीटी वाले पेशेंट के अंदर डीवीटी होने के साथ साथ पेटेंट फोरामेन ओवेल भी है ना, तो बच्चे उसके अंदर आपको स्कीमिक स्ट्रोक जरूर नजर आएगा। वो आपको इस तरह हिस्ट्री प्रेजेंट कर सकते हैं कि एक पेशेंट था, उसने पिछले कोई 36 घंटे से फ्लाइट की है, लेट्स उसने मैकस पर्सन फ्लाइट की है, 36 घंटे की उसकी फ्लाइट थी। अब वो आपके पास क्लिनिक के अंदर आया, उसकी टांगों में बड़ा दर्द हो रहा है, और मतलब लेग्स में बहुत ज्यादा क्लॉडिकेशन उसको हो रही है। तो जब हमने देखा तो उसकी लेग्स में स्वेलिंग भी थी, रेडनेस भी थी थोड़ी थोड़ी। तो हमें लगा कि ये पेशेंट ये डीवीटी का हो सकता है, ठीक है जी। तो आपने उसका डोपलर अल्ट्रासाउंड करवाया, तो आपको डीवीटी मतलब कि पता चल गया कि डीवीटी है। फिर आपने उसको एंटीकोगुलेंट ड्रग स्टार्ट की। जैसे आपने एंटीकोगुलेंट ड्रग स्टार्ट की, वहां से थ्रोम्बस टूट के एम्बोलस बनाता है। एम्बोलस आता है हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम में। अगर इस पेशेंट को फोरामैन ओवेल हुआ, तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा वो इम्बोलस, वहां से ब्रेन में जाएगा, स्कीमिक स्ट्रोक काज कर देगा। लेकिन स्टिल अगर इसको फोरामेन ओवेल नहीं भी है ना, तो इस पेशेंट को क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्यों, क्योंकि राइट एट्रियम से वो एम्बोलस राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज ऑब्स्ट्रक्ट होंगी, पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकती है।
तो दैट इज द पैथोलॉजी। आप देखो, हमने डिजीज को आपकी एम्ब्रियो से रिलेट कर दिया। अब अगर किसी पेशेंट को मतलब कि डीवीटी के बाद इस्कीमिक स्ट्रोक कैसे होता है, वो बंदे को तभी पता चलेगा जब उसको पता चलेगा फोरामेन ओवेल क्या होता है। तो फोरामेन होता है होल, किसके दरमियान में, सेप्टम सेकेंडम एंड सेप्टम प्राइमम। नॉर्मली ये क्या होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर क्लोज ना हो, इट कैन काज अ पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, इसको हम पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई कहते हैं। ठीक है। तो वैसे अगर नॉर्मल की बात की जाए तो हमारे पास जो सेप्टम था ये कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम क्लोज होकर आपके पास लेफ्ट एटियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बन जाता है। ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर बना लिया। अब आगे आते हैं एटिया को डिस्कस करने के बाद अब डिस्कस करते हैं वेंट्रिकल्स को। इंटर, ये सर वेंट्रिकल्स तो काइंडली, इंटर वेंट्रिकुलर वेंट्री, ये इजी है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ जो हमारे पास वेंट्रिकल्स है उनके दरमियान भी तो हमें क्या करना है, सेप्टम क्रिएट करना है। तो ये कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, या मतलब नॉर्मली हमारे पास कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है सर, एंडोकार्डियल क्वेश्चन, एंडोकार्डियल क्वेश्चन। क्योंकि हमने कहा था सर, ये जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है, देखिए वहां पर सेप्टम प्राइमम भी बना रहे हैं, और ये यहाँ पर नीचे भी बनाएगा, आपके पास जो वॉल्स वगैरह भी होते हैं ये भी सारे यही बनाता है। ठीक है। एंडोकार्डियल क्वेश्चन क्या करेगा, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर बात को। ये आपका ब्यूटीफुल हार्ट है, जो कि बिल्कुल भी मेरे से ब्यूटीफुल ड्रॉ नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, खैर। अब हमने सर ऊपर राइट एटीएम और लेफ्ट एटीएम तो हमने बना लिया था। अब हमने यहाँ पर वॉल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज तो क्या है सर, आपके पास है एंडोकार्डियल कुशन है, इसको मैं एंडोकार्डियल इसी, ये आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे कि मैं इसका बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास काम कुछ ईजी है। क्यों ईजी है, कि जो आपके पास ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, ये सिर्फ दो मॉलिक्यूल से बनता है। पहला मॉलिक्यूल होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहले को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट, एंड द सेकंड वन इज द मस्कुलर पार्ट, मस्कुलर पार्ट। दो इसके पार्ट्स होते हैं, जो जैसे उसमें भी तो लास्ट में दो ही बने थे ना, सेप्टम सेकेंडम एंड सेप्टम प्राइमम, उसमें भी दो ही क्लोज हुए मतलब पार्ट्स बनते, इसके अंदर भी बच्चे दो ही पार्ट्स बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन है कहां से बनेंगे, तो वो ये है कि जो बच्चे आपके पास ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है ना, एंडोकार्डियल क्वेश्चन बनाती है। मेम्ब्रेनस पार्ट जो है 25% ये इसका पार्ट होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का ना, तो मेम्ब्रेनस पार्ट आपका बनाता है एंडोकार्डियल क्वेश्चन, इसको हम लिखते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है। अब आपने थोड़ी सी मेरी एक बात के ऊपर गौर करना है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन ने क्या क्या बनाया है, इंटर एट्रियल सेप्टम में भी बना रहा है और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों सेप्टम बना रहा है ये आपका एंडोकार्डियल क्वेश्चन। अभी आगे जाके वॉल्स भी बनाएगा। दूसरा जो आपका पार्ट है मस्कुलर पार्ट, सर फिर ये मस्कुलर पार्ट कहाँ से बनता होता है, बच्चे जो आपका मस्कुलर पार्ट है ये बनता है अयोटो पल्मोनरी सेप्टम से। अब अयोटो पल्मोनरी सेप्टम पता क्या होता है, जो आपकी अयोटा और जो आपका पल्मोनरी ट्रंक होती है ना, इसको हम स्टार्ट के अंदर कहते हैं ट्रंकस आर्टियोसिस, जो मैंने आपको ऊपर भी दिखाया है, मैं फिर दिखा देता हूँ। ये हमने ऊपर लिखा था ना ट्रंकस आर्टियोसिस। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी और जो अयोटा होता है ना, ये बाद में सेपरेट होते हैं, पहले ये ट्रंकस आर्टियोसिस होते हैं। इस ट्रंकस आर्टियोसिस के दरमियान में क्या बनता है सर, एक सेप्टम इस तरह का, जिसने इन दोनों को ना सेपरेट करना होता है। इस सेप्टम को हम कहते हैं अयोटो पल्मोनरी सेप्टम, क्या कहेंगे, अयोटो पल्मोनरी सेप्टम। अब देखिए ऊपर वाला मस्कुलर पार्ट तो बन गया, मेम्ब्रेनस पार्ट ऊपर वाला बन गया ना, दूसरा पार्ट रह गया था आपका मस्कुलर पार्ट, जिसने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाना था। बच्चे जो मस्कुलर पार्ट है ना, वो इस अयोटो पल्मोनरी सेप्टम से बनता है, क्योंकि अयोटो पल्मोनरी सेप्टम भी हमारे पास यहाँ पे करके होता है। तो ये अयोटो पल्मोनरी सेप्टम क्या करता है, वहां से ग्रो करता है और यहाँ पर आके इसका जो मस्कुलर पार्ट है ना, मस्कुलर पार्ट ऑफ योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो ये बना देता है। तो दो पार्ट हुए सर, मेम्ब्रेनस पार्ट, मस्कुलर पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट कहां से बना, एंडोकार्डियल क्वेश्चन से। मस्कुलर पार्ट कहां से बना, अयोटो पल्मोनरी सेप्टम से। तो इस तरह ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, क्लोज, और आपके इस वेंट्रिकल के दरमियान में क्या होता है सर, इसके दरमियान में सेप्टम बन जाता है। अब यहाँ से भी देख लो, कोई हमने कोई नई बात, ये देखो मेम्ब्रेनस पार्ट है, तो ये मेम्ब्रेनस पार्ट आपकी इस एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बन रहा है। उसके बाद जो हमारे पास मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर पार्ट का इसमें तो उन्होंने ड्राइंग किया, चलो हम यहाँ इसको कर, ये देखिए ये मस्कुलर पार्ट है। तो ये मस्कुलर पार्ट आपके पास इससे अयोटोपल्मोनरी सेप्टम हेल्प करता है इसकी फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है। तो ये बात आपने क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर इसकी पैथोलॉजी, क्या इससे रिलेटेड भी कोई डिजीज होती है, तो यस इससे होती है। जो आपके बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज होती है कौन सी, वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, बहुत से बच्चों के अंदर होता है। इवन दो इसको मोस्ट कॉमन कंजेंटल डिजीज भी कहा जाता है। और इस मोस्ट कॉमन कंजेंटल डिजीज के अंदर चलो मैं आपको एक चीज, एक मरमर बता देता हूँ, इसमें होता है होलो
सिस्टोलिक मर्मर आपको सुनाई देता है, वैसे होलो सिस्टोलिक मर्मर आपको एएसडी, वीएसडी, आयोटिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल रिगर्जिटेशन में भी सुनाई देता है, लेकिन ये वीएसडी के अंदर भी आपको सुनाई देता है। लेकिन सर ये वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट होता क्यों है, ज्यादा कॉमनली किसकी वजह से होता है? तो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि डिफेक्ट बन जाए छोटा सा, ये कंप्लीटली आपस में इनकी फ्यूजन ही ना हो, ये देखना अगर आपस में फ्यूज ना हो तो क्या है दरमियान में सर, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में सेप्टम क्रिएट, फोरामेन क्रिएट हो जाता है, इसको वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। ये ज्यादातर आपके पास क्रिएट होता है मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए मेम्ब्रेनस जो पार्ट होता है ना ये वीक होता है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट एक आपके पास वीक होता है, तो इसलिए यहाँ पर डिफेक्ट होने का चांस होता है। और दूसरा ये है कि जब ये आपस में फ्यूज नहीं होते तो उस दौरान भी क्या हो सकता है, ये सेप्टम नहीं बनता, तो जिसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। तो आप यहाँ पर भी देख लो, ये मस्कुलर पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट, यहाँ से नीचे से मस्कुलर पार्ट गया, दोनों ने आपस में फ्यूज होके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को बना दिया। ठीक है, तो इस तरह अभी तक हमने क्या क्या बना लिए सर? अभी तक हमने बात स्टार्ट की थी एंडोकार्डियम से, सॉरी मेसोडर्म से, स्प्लैंक न्यूक्लियर थे, ट्यूब थी, इंटर एट्रियल सेप्टम था, उससे रिलेटेड हमने एक पैथोलॉजी डिस्कस की है। क्या था पैथोलॉजी का नाम सर? पेटेंट फोरामेन ओवेर, पेटेंट फोरामेन ओवेर। और पेटेंट फोरामेन ओवेर की वजह से क्या होता है? पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, और पेशेंट में कौन सी सिम्टम आते हैं? स्कीमिक स्ट्रोक। मतलब कि पेशेंट पहले हॉस्पिटल में था, डीवीटी के था, जैसे हम उसको डिस्चार्ज करने लगे तो अचानक पेशेंट गिर जाता है और उससे बोला नहीं जाता, उसकी राइट लेग वीक हो जाती है, राइट आर्म उसकी वीक हो जाती है, और उस पेशेंट के अंदर फिर क्या हुई है, स्कीमिक स्ट्रोक होगा उसको लेफ्ट साइड का। फिर आगे आते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल में दो चीजें, मेम्ब्रेनस पार्ट, मस्कुलर पार्ट। मोस्ट कॉमनली मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर वीकनेस होती है, जिसकी वजह से वीएसडी हमारे पास क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें मेम्ब्रेनस, सॉरी, एम्ब्रियो को हमने किस तरह पैथोलॉजी के साथ रिलेट किया है, तो ये चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं सर, और क्या डिस्कस कर सकते हैं हम यहाँ पर? लास्ट पे हमारे पास बचती हैं दो चीजें, उसमें पहली चीज कौन सी है? उसमें पहली चीज है वॉल्स, कि सर हार्ट के दरमियान में जितने प्यारे, अभी तक जो मैंने हार्ट की लोकेशन स्ट्रक्चर बना चुका हूँ ना, वो ये वाला है, ये वाला है। अभी हमने सिर्फ एट्रिया, मतलब देखो, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, हमने इनको सेपरेट किया। लेकिन हमने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को हमने सेपरेट नहीं किया। इसको सेपरेट करने के लिए बच्चे आपको किसकी जरूरत पड़ती है सर? हमें वॉल्स इनके दरमियान में बनाने पड़ेंगे। अब ये जो आपकी वॉल्स होती है इनको कौन बनाता है? इसके लिए आपने सिंपल सी चीजें याद रखनी है, एंडोकार्डियल कुशन, एंडोकार्डियल कुशन। मोस्टली मैं ये नहीं कहता कि 100% आपका एंडोकार्डियल कुशन आपके वॉल्स बनाता है, लेकिन जो ज्यादातर वॉल्स होते हैं वो आपका एंडोकार्डियल कुशन ही बनाता है। जैसे आपके पास मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल एंडोकार्डियल कुशन क्या करेगा सर? ये आपका सबसे पहला वाल कौन सा लिखना है सर हमने? ये वाला बना लेते हैं ऊपर वाला, मिट्रल वॉल, और आपका जो दूसरी साइड पे है ट्राइकस्पिड वॉल। मिट्रल वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल, दे आर प्योरली फॉर्म्ड बाय एंडोकार्डियल कुशन, प्योरली फॉर्म्ड है, कि इनके अंदर 100% जो आपका होता है ना, वो एंडोकार्डियल कुशन ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बाकी सर दो कौन से वॉल्व रह गए? वो एक आपका है पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, और दूसरा है अयोटिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व और अयोटिक वॉल्व के अंदर भी हमारे पास, मैंने कहा 100% नहीं, लेकिन 70 to 80% एंडोकार्डियल कुशन ही उनके पोर्शन बनाता है। ये अगर यहाँ से हम निकाल लें किसको, ये पल्मोनरी वॉल्व हो गया, यहाँ से निकलता है आपका अयोटिक वॉल्व। पल्मोनरी और अयोटिक वॉल्व को भी कौन हमारे पास बनाता है? एंडोकार्डियल कुशन। अब हमें इसकी डिटेल में जाना कि सर वो इसमें कुछ रिजिज भी तो इन्वॉल्व होती हैं, भाई रिजिज भी इन्वॉल्व होती है, मैंने इसलिए कहा था ऊपर वाले प्योरली आपके पास एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बनते हैं, और जो नीचे वाले हैं अयोटिक और जो दूसरा है पल्मोनी बॉस, ये प्योरली नहीं बनते, लेकिन जो उनका मेजर पोर्शन है वो एंडोकार्डियल क्वेश्चन ही बनाता है। तो अगर कहीं पर एमसीक्यू जाए तो आपने एंडोकार्डियल क्वेश्चन की तरफ ही जाना है, इसलिए मैंने आपको कहा था ये डिजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आओ जरा दोबारा अपनी पैथोलॉजी की तरफ। सर पेशेंट है डाउन सिंड्रोम का, डाउन सिंड्रोम का पेशेंट। अब आपने मुझे बताना है डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में क्या क्या मसला हो सकता है। सबसे पहले एंडोकार्डियल क्वेश्चन इसमें नहीं बनता, एंडोकार्डियल क्वेश्चन आपके डाउन सिंड्रोम में डिफेक्टेड होता है। जब एंडोकार्डियल क्वेश्चन ही डिफेक्टेड होगा तो इंटरएटियल सेप्टर प्रॉपर्ली बनेगा नहीं सर, तो उसको क्या होगा? एएसडी। दूसरे नंबर पर क्योंकि हमारा जो मेम्ब्रेनस पार्ट था वो उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व हो रहा था, तो वो भी हमारे पास जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो भी प्रॉपर्ली नहीं बनेगा, तो क्या होगा सर? बीएसडी, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट। तीसरे नंबर पर बच्चे जो आपके वॉल्स हैं, लीस्ट कॉमनली वॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादातर एएसडी और बीएसडी होता है, तो हमारे पास डिफेक्टेड वॉल्स बनेंगे, डिफेक्टेड वॉल्स।
कौन सा? मित्र एंड ट्राइकस्मिथ एंड डिफेक्टेड वॉल। लीस्ट डिफेक्टेड आपके होते हैं अयोर्टिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल। ठीक हो गया। तो ये था बच्चे हमारा आज का टॉपिक, जो अभी तक हमने क्या किया, सारी चीजें डिस्कस की हैं। बाकी कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ये जो ट्राई सॉरी अयोर्टिक वॉल और जो पल्मोनरी आर्टरी है, चलो इसको भी मैं बता देता हूँ कि बच्चे इसमें सिंपल एक बात याद सर रखनी है, दिस वन इज वो लीस्ट है आपके डिफेक्टेड। पास न्यूरल क्रेस्ट सेल। जी जी, न्यूरल ओके सर। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। बच्चे अगर आप देखोगे ना डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट, डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट जो होता है उसमें जो सबसे पहले मसले आते हैं यूवर्ट के अंदर, दो एमसीक्यूज में से, वो एएक्सडी और बीएसडी होता है। मतलब उस बंदे के अंदर ऊपर से भी ब्लड मिक्सअप हो रहा है और नीचे वेंट्रिकल से, मतलब सीवियर साइनोसिस होती है उसको। अगर किसी के लिए एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट हो, डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर ही ये चीजें होती हैं। ठीक है जी। आगे हमने कहा कि सर ये जो पल्मोनरी ट्रंक है और जो हमारे पास अयोटिक आर्च है, ये फिर किससे बनती है? तो हमने कहा था ट्रंकस आर्टरियोसिस से। ट्रंकस आर्टरियोसिस होती है एक, उसके दरमियान में एक मैकेनिज्म होता है, उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियल या अयोटोपल्मोनरी स्पाइरल। देखिए दो चीजें बनी हुई ना एक आपके पास, ये है सबसे पहले, समझ नहीं चले इस कंसेप्ट को भी। सबसे पहले बनती है ट्रंकस आर्टियोसिस। फिर इस ट्रंकस आर्टियोसिस के दरमियान में क्या बनता है? एक सेप्टम, जिसको हमने क्या कहा था सर? अयोटो अयोटो पल्मोनरी सेप्टम। बच्चे अयोटो पल्मोनरी सेप्टम के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, उसको हम कहते हैं स्पाइरल फॉर्मेशन। स्पाइरल का मतलब है घूम जाते हैं। देखिए स्टार्ट में पता क्या होता है, आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे लगी होती है पल्मोनरी ट्रंक, आपकी राइट वेंट्रिकल के आगे लगी होती है अयोटा। तो अगर ये स्पाइरल ना मतलब ये घूमे ना, तो आपके पास पेशेंट में ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल डिजीज हो सकती है। इसलिए इसमें स्पाइरल होने के बाद आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलती है। तो ये स्पाइरल आपको याद रखना है।